मेरा नाम अंकुर है, मेरी वाइफ तारू। इतना एक्साइटमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मेरी वाइफ ने एमबीए किया है। और आज हम अगले 1 घंटे में जो बात करेंगे, हो सकता है आप इस हॉल में पहली बार आज आए हो, इस बिजनेस में पहली बार आए हो, आज सुन रहे हो इस हॉल में बैठकर, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी कार में अपनी टेप पर या सीडी पर सुन रहे हो। और अगले 1 घंटे में हमारी टॉक सुनकर आप क्या डिसीजन लेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या ये बिजनेस आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे रेडियो पे चैनल आते हैं ना, या टीवी पर, तो ट्रांसमिट तो सारे चैनल एक साथ होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा चैनल पिकअप करते हैं। सास बहू भी साथ में आता है, आस्था चैनल भी साथ में चलता है, कार्टून भी साथ में चलता है, स्पोर्ट्स चैनल भी साथ में आता है, गानों का चैनल भी, मूवी का चैनल भी, सब साथ में चलते हैं। पर आपका रिसीवर क्या पिकअप करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख पाएंगे। तो सेम चीज आज है, हमारा ट्रांसमीटर तो बहुत कुछ ट्रांसमिट करेगा, पर आपका रिसीवर क्या पिकअप करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि जब आप यहां से बाहर निकलेंगे आज इस हॉल से, तो क्या लेकर आप बाहर निकलेंगे, है ना। आपने सुना होगा शायद, सक्सेस इज 99% पर्सपिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। सुना है आपने? किसी ने कहा है सक्सेस 99% मेहनत है और 1% इंस्पिरेशन है। और हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि 99% पर्सपिरेशन मतलब ज्यादा मेहनत करना जरूरी हो, कि वो 99% है। पर मेरे ख्याल से वो जो 1% है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 99% पर्सपिरेशन है वो तो सब कर रहे हैं। कौन आदमी है जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो पसीना नहीं बहा रहा है, जो रोज सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे काम नहीं कर रहा है? कौन? पर क्या हर एक आदमी सक्सेसफुल है? फर्क शायद उस 1% इंस्पिरेशन का है ना। क्योंकि कुछ लोगों के पास वो 1% इंस्पिरेशन है, कुछ लोगों के पास नहीं है, और शायद उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं, आप शायद यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो, हमें क्या जरूरत है इन्हें सुनने की, इस कपल को, ये हमें जानते नहीं है, ये लोग पता नहीं कहां से आए और ये क्या बात करेंगे। तो शायद हम आपको आज वो 1% इंस्पिरेशन दे पाए, है ना। वो हमारा गोल है। मुझे आपके बारे में नहीं पता है, पर अगर मैं देखूं अपने बैकग्राउंड में, तो मेरे पड़ोसियों में, रिलेटिव्स में, पहचान के लोगों में, कलीग्स में, दोस्तों में, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो करोड़पति हो। मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता अपनी पर्सनल लाइफ में, इस बिजनेस से पहले, जो मर्सिडीज बेंज चलाता हो, या बीएमडब्ल्यू चलाने का सपना भी रखता हो, या एक पैलेशियल मकान में रहता हो। तो वो जो 1% इंस्पिरेशन है, उसका कोई सोर्स नहीं है। वो कहां से मिलेगी, ये क्वेश्चन है। आपकी लाइफ में मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो आपको वो 1% इंस्पिरेशन दे सकते हैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की। ये आप देख रहे हैं ना, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया, इसका एक ही चार्टर है। इसका चार्टर है अनलिमिटेड एसोसिएशन विद फाइनेंशियली फ्री पीपल। मतलब आप इतने फाइनेंशियली फ्री लोगों से अपनी जिंदगी में इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिल सकते। और हमारे साथ वही हुआ है। पिछले कुछ सालों में मैं एक सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, पर इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इतने सारे लोगों से मिलना हुआ है, इतनी इंस्पिरेशन मिली है कि हम लाइफ में ऊपर उठना शुरू हो गए। हम जान पाए अपने स्पॉन्सर्स को, दीपक और शालिनी चौधरी, वो फाउंडर्स एम्ब्रॉयज हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, बहुत ड्रीम बिल्डर है। उनके ऊपर शाजू और रम्या जनार्दन फाउंडर्स एम्ब्रॉयड हैं, और उन्होंने हमें बहुत इंस्पिरेशन दी है। उनके ऊपर है मणिपाल और रेणुका रेड्डी, ईडीसीज। और अगर आप मणिपाल का घर देखेंगे, मणिपाल और रेणुका जी का घर देखेंगे, उन्होंने अभी $2 मिलियन का घर बनाया है, ओवरलुकिंग अ गोल्फ कोर्स। और इतना सुंदर है, आपको देख के लगेगा कि अरे हमारी पहचान का कोई आदमी बना सकता है जिसको हम जानते हैं, तो शायद हम भी एक दिन कर सकते हैं। वो इंस्पिरेशन है ना। अभी मेरे अपलाइन सैन होजे में रहते हैं, वहां पर राज शाह का सेमिनार था। आप जानते हैं सर, राज और संगीता शाह, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका वर्ल्ड वाइड। और राज शाह ने अपने घर की स्लाइड शो दिखाया था, अपने घर का, जो उन्होंने नया घर बनाया है। और वो बता रहे थे कि उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने कहा ऐसा घर हमने आज तक जिंदगी में देखा नहीं है। आप अपने सामने छू सकते हैं एक आदमी को, और उसने वो किया है, और वो आपको सिखाने आया है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो लोग तो बहुत है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, बहुत फेम है, पर उनमें से कितने लोग हमें कुछ सिखाने को तैयार हैं, ये फर्क है। उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं हमें सिखाने की। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे क्रॉसलाइन फ्रेंड राजा नरेंद्र और अंजलि, 26-27 साल के, उनसे हम कितना सीख पाए। अनुराग और निधि अग्रवाल दिल्ली में रहते हैं, एमबीए में अपना बिजनेस शुरू किया था, बहुत यंग, अंडर 30 इयर्स एज। तो इंस्पिरेशन के अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल है ना। क्या आप लेंगे, उसका फर्क है। आज आप यहां से बाहर जब जाएंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूं कि अपनी लाइफ के ज्यादातर डिसीजन हम लेते ही नहीं है। आपके पैदा होने का डिसीजन आपका श्योरली नहीं था,
नाम भी आपने नहीं रखा, किसी और ने रखा, वो डिसीजन भी आपका नहीं था। कि स्कूल में गए, वो भी आपका डिसीजन नहीं था। हम में से ज्यादातर लोगों ने क्या करियर चुना, वो भी हमारा डिसीजन नहीं था मेरे ख्याल से। वो कैसे लिया था डिसीजन कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ गए आप उस फील्ड में चले गए। और काउंसलिंग में आप खड़े हुए, आपने आगे वाले से पूछा अच्छी ब्रांच कौन सी है, उसने कहा अरे आजकल इलेक्ट्रिकल का बड़ा जोर है, चलो हम भी इलेक्ट्रिकल भर देते हैं। इस तरह आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए। ज्यादातर हमारे करियर डिसीजंस ऐसे, डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी आप पोलिंग सी करते हैं अपनी लाइफ में। हम 5 लोगों से पूछते हैं, 5 में से 4 ने जो कहा वो कर लेते हैं। हम अपना डिसीजंस बहुत, शादी के लिए आप लड़की के 5 फोटो आते हैं, पहले कोई चुनता है, फिर छटाई करता है, फिर आपके 50 में से 5 फोटो निकाल के रखता है, फिर आपको बोलता है 5, फिर आप पूछते हैं आप लोगों को क्या अच्छा, कौन अच्छी लग रही है ना। आप अपनी पसंद देखते हो और सबसे ज्यादा लोगों को जो पसंद आती है आपको, तो ठीक है इससे ही करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो कि हमारी लाइफ को बनाते या बिगाड़ते हैं, वो भी हम खुद नहीं लेते ज्यादातर। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो शायद एक या 2 ही डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ के जो आपने खुद लिए होंगे। मेरा ये मानना है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बिजनेस से आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना रिकग्निशन ले सकते हैं, इतना फ्रीडम पा सकते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्वेश्चन ये है कि इस बिजनेस को करने या ना करने का डिसीजन, अगर आप इस रूम में पहली बार बैठे हैं, तो आप लेंगे या आपके पेरेंट्स लेंगे या पड़ोसी लेंगे या घर का कुत्ता लेगा या आपके दोस्त लेंगे या आपके कलीग्स लेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। होपफुली वो डिसीजन आप ले पाएंगे, और अगर आप वो डिसीजन ले पाए तो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा आपकी लाइफ में। नहीं ले पाए, जैसे चलती जा रही है वैसे चलती रहेगी। हम लोग अपने बारे में थोड़ा आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहते हैं। हम कैसे यहां तक आए इस बिजनेस में, और शायद उससे आपको कुछ हिंट्स मिल सकें कि आप क्या कर सकते हैं। मैं इंदौर से हूं ओरिजिनली। मेरे पेरेंट्स इंदौर में रहते हैं। मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मेरी मदर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। और शुरू से हमने पढ़ाई का माहौल देखा है, वही किया। ऑब्वियसली हमारा भी गोल था कि मैं और मेरा छोटा भाई है हमारी फैमिली में, हमारा गोल था पढ़ाई में हम आगे जाएं। वही हमें सिखाया गया था शुरू से। हमारा एटमोस्फेयर, फैमिली एटमोस्फेयर वैसा था और वही किया। हमेशा अपने स्कूल में टॉपर रहे। और सबसे मेजर चीज जो मुझे याद है पिछले सालों में, वो है मेरा डिसीजन कि मैं आईआईटी जाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से हर आदमी जो इंजीनियरिंग करना चाहता है वो आईआईटी जाना चाहता है, क्योंकि वो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इस कंट्री में। और तब मुझे, जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, तब मुझे अपनी लाइफ का पहला फेलियर मिला। क्योंकि जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सारी जिंदगी उस पर टिकी हुई है। जब नहीं हुआ तो मेरे आसपास सब लोगों ने कहा कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पढ़ लो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कॉलेज में हो क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद सब बराबर हो जाना है। और तब पहली बार मैंने एक डिसीजन लिया जो कि मेरा डिसीजन था, क्योंकि वो ऐसा डिसीजन था जो सबके डिसीजन से अगेंस्ट था। जो सब कह रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा था। और मैं बहुत खुश हूं आज इतने सालों बाद कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया जो जिस डायरेक्शन में बाकी लोग जा रहे थे उससे उल्टा था। मैंने कहा नहीं, मैं एक और बार तैयारी करना चाहता हूं, मैं आईआईटी ही जाना चाहता हूं। और मैं बहुत खुश हूं आज कि मैंने वो डिसीजन लिया, मैं आईआईटी पहुंच गया और नींव पड़ी अपना डिसीजन ले पाने की। और नींव पड़ी इस बात की कि जिस डायरेक्शन में भीड़ जा रही है उस डायरेक्शन से उल्टा जाना ज्यादा अच्छा हो सकता है। खैर आईआईटी पहुंचे, वहां पर कहते हैं ना, आप अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जब वहां पहुंचे तो इतने सारे लोग थे जो दिग्गज थे, वहां जाके फिर लगने लगा रहे हम तो फिर ऑर्डिनरी हो गए, ये तो फिर से भीड़ में आ गए। जैसी भीड़ वहां थी ऐसी भीड़ यहां पर है। तो लगा 1 साल 2 साल निकल गया, लगा रहे यहां भी कुछ अलग करना चाहिए अब। तो वहां पर एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट थी आईआईटी दिल्ली में, और मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, फिर से इलेक्शन हुआ, सबको फोन लगाए, मौसा जी को, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, सबको फोन लगाते हैं ना, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। सबने क्या बोला, बेवकूफी मत करो, जहां पे हो वहीं रहो। और मुझे लगा इसका एग्जैक्टली उल्टा करना चाहिए, वही ठीक होगा शायद, तो एग्जैक्टली उल्टा किया। और एक्सचेंज प्रोग्राम में इंजीनियरिंग का एक साल करने के लिए मैं फ्रांस पहुंच गया, लियों, इंसा द लियों, एक साउथ फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है। और 1 साल मैंने इंजीनियरिंग वहां करने का डिसीजन लिया। बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे एंजॉयबल 1 साल वो साल था। इतना एक्सपोजर मिला लाइफ में उस यंग एज में कि बहुत ज्यादा मजा है, आज तक मुझे वो याद है टाइम। पर 5-6 महीने बाद वहां पर लगने लगा ये तो फिर वहीं आ गए भीड़ में, क्योंकि वहां पर 200 एक्सचेंज स्टूडेंट थे, वो हर कंट्री से आए हुए थे, वो बात अलग है, 2-2 3-3 2-2 3-3 पर एक जगह तो फिर भीड़ थी ना, तो फिर लगा रहे कुछ और करना चाहिए यहाँ, तो फिर हम भीड़ में आ गए। और उस टाइम पर जनरल इलेक्ट्रिक ने, एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट निकाली थी कि हम 2 ट्रेनीज ढूंढ रहे हैं अपनी एक प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए जर्मनी में। और मैंने अप्लाई तो कर दिया
और फिर फ्रांस से फोन लगाया सबको, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली सबने क्या कहा, तुम पहले ही इतनी बेवकूफियां करते हो, तुम एक और बेवकूफी करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं करना। और जैसे ही हमने सुना बिल्कुल नहीं करना, क्या किया? एग्जैक्टली उल्टा। मैं तो अंकुर गुप्ता पहुंच गए जर्मनी, हैमलिन, नॉर्थ जर्मनी में एक टाउन है हैमलिन, और बहुत कुछ सीखा उस टाइम में, क्योंकि पहली बार मैं एक जॉब एनवायरनमेंट में आया था जहां पर एक कंपनी में काम किया पहली बार। और हमारी ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट में, मतलब इंजीनियरिंग में 3 महीने की, और मैंने ट्रेनिंग की 6 महीने की। बहुत बड़ा रिस्क था, पर कहते ना, नो रिस्क नो फन। तो एक बहुत बुजुर्ग कपल के साथ में रहता था, उनको ओपा ओमा कहता था, दादा दादी। जो दादा थे ओपा, उनकी एज थी 95 ईयर्स और दादी की एज थी 92 ईयर्स, और वो भी जिंदगी में उल्टे चले थे। जब वो यंग थे तो उनकी शादी नहीं करने दी किसी ने उनको, क्योंकि उस टाइम पर बड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और उनकी अलग अलग शादी हो गई, दोनों के अलग अलग बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, एक की वाइफ मर गई, एक के हस्बैंड की डेथ हो गई। जब वो 80 साल के थे, 85 साल के, तो बाजार में एक बार मिले, उन्होंने कहा क्या है यार, सारी जिंदगी बेकार कर दी, अब साथ में रहेंगे। और मैं उनके घर पे पेइंग गेस्ट था, बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा उस एज में। 95 और 92 की एज में वो इतने रेडिकल थे, इतनी ओपन थिंकिंग थी उनकी, कि मुझे लगा कि मेरी एज में मेरी थिंकिंग इतनी ओपन नहीं जितनी उनकी थी। और वो 6 महीने बहुत मजा आया। पहली बार मैं जॉब एनवायरनमेंट में था, तो मुझे समझ में आया कि जॉब एनवायरनमेंट में पैसा तो ज्यादा मिलता है, पर कॉलेज में जो फ्रीडम था वो नहीं था। तो लगने लगा, अरे कितना अच्छा होता अगर कॉलेज की तरह टाइम होता और यहाँ कंपनी की तरह पैसा होता, पर वो पॉसिबल नहीं है। और तब मुझे लगने लगा कुछ और तरीका होना चाहिए जिससे कि दोनों चीजें मिल सके। एनीवेज वापस आ गया, इंजीनियरिंग खत्म की, और फिर अगला बड़ा डिसीजन आदमी क्या लेता है, नौकरी कहाँ करेगा। तो मेरे पास 2 कंपनीज के ऑफर थे, एक बहुत बड़ी कंपनी से था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से, और एक छोटी कंपनी था, उस टाइम पे बहुत छोटी थी वो कंपनी, सिनॉप्सिस, वहां से। और फिर क्या किया, अब मैं सारे प्रोफेसर से जाके पूछा, आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? सबने कहा बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। एग्जैक्टली जाके उल्टी कंपनी ज्वाइन कर ली, छोटी वाली। वो डिसीजन भी बहुत अच्छा रहा। तो मेरी लाइफ में जो सबने कहा उसका उल्टा डिसीजन हमेशा अच्छा रहा है। और मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि आपकी लाइफ में भी अगर आप वो डिसीजन लेंगे जिसमें भीड़ चल रही है या जो भीड़ बता रही है उल्टा लेंगे, आपको मजा बहुत आएगा, ये गारंटी है। खैर बैंगलोर पहुंच गया, और बैंगलोर से बड़ी भीड़ कभी देखी ही नहीं थी। हमें लगता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़े आदमी हो गए। बैंगलोर पहुंच के देखा तो वहां एक रूम में आप घुसो हॉल में, तो 500 लोग बैठे हुए हैं कंप्यूटर लेके। तो आपको लगता है अरे हम कहां आ गए यहाँ पर। ये तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतने मीडियोकर, इतने नॉर्मल, इतने जनरल बन जाएंगे। और वहां जाके सोचने लगे कुछ और करना चाहिए। और इस बीच मैंने ये बिजनेस देखा। जब मैंने बिजनेस देखा तो मुझे लगा कि एक तरीका है जिससे बहुत डिफरेंट हुआ जा सकता है लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और इस तरह से मैं इस बिजनेस में आ गया। मैं और मेरा एक रूममेट गणेश, हम लोग यूएस गए हुए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, और 3 महीने के लिए हम लोग गए थे। वहां पर मेरे रूममेट को दीपक चौधरी, जो हमारे अपलाइन है, उन्होंने बिजनेस दिखाया, और उसने मुझे कॉल ही नहीं किया मीटिंग में। उसे लगता था कि मैं बिजनेस कभी नहीं करूंगा, मैं आईआईटी से हूं और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, इसलिए उसने मुझे बिजनेस दिखाया ही नहीं। 3 हफ्ते बाद ज्वाइन करने के उसने मुझे एक दिन शाम को कॉल किया और कहा कि अंकुर एक मीटिंग हो रही है, कुछ बिजनेसमैन मिल रहे हैं, तुम आना चाहो तो आ जाओ। ऑलमोस्ट ऐसा कहा था कि कोशिश करो ना ही आओ तो अच्छा है। और मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा ये तो कुछ छुपाना चाह रहा है। मैंने कहा नहीं जरूर आऊंगा, करना क्या है वहां पे, हो क्या रहा है? नहीं वो मिल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तुम आना चाहो तो आ जाओ, जरूरी नहीं आना। आपने कभी इन्वाइट किया किसी को इस तरह से? नहीं है ना, बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं मीटिंग में पहुंच गया, मीटिंग अटेंड की। और जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं हमारे बिजनेस में, तो आपको वो सर्कल्स दिखाते हैं 6 and 4 and 3। तो वो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है किसी को भी समझ में नहीं आता जब पहली बार देखते हैं कि क्या हो रहा है ये। पर मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, और ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था, दीपक कॉर्नेल से हैं, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, और सारे लोग मुझे ऐसे मिले, हस्बैंड्स और वाइफ्स थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहली बार बिजनेस मीटिंग देखी थी कोई जहां पर हस्बैंड और वाइफ साथ में थे किसी मीटिंग में। मुझे लगा ये इस जगह की क्रेडिबिलिटी बाकी जगहों से ज्यादा है। और उन्होंने मुझे कुछ मटेरियल दिया मुझे, और मटेरियल लेके मैं घर आ गया। उन दिनों मैं अपने बॉस के घर रह रहा था। मेरे बॉस का नाम था जॉन सेडाल। वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए यूरोप गया हुआ था, और मैं उसके घर पे रह रहा था। एक्चुअली उसके पास एक कुत्ता था, वो कुत्ते का ध्यान रखने के लिए मैं रह रहा था। वो कहते हैं ना, बॉस के लिए तो कुछ भी करेगा, बॉस के कुत्ते के लिए भी कुछ भी करेगा। तो कह नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ आप। असली रीजन कुत्ता नहीं था, असली रीजन था कि मेरे बॉस के घर पे एक जकूजी थी और होम थिएटर सिस्टम था। मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, मूवीज देखने का। मुझे लगा 15 दिन ऐश करेंगे, इसलिए मैं वहां पे रह रहा था। उन्होंने मटेरियल दिया, मैंने मटेरियल अंदर रख दिया। जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी रात को। उन्होंने कहा था अगले दिन मिलने आएंगे, और बिजनेस में लोग अपने टाइम के बड़े पक्के होते हैं। अगले दिन शार्प 6 बजे वो घर पहुंच गए, वो और गणेश। उन्होंने कहा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे? आपके क्वेश्चन तब होते जब कुछ समझ में आता है। मैंने कहा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने कहा शुरू करो।
मुझे लगा बिजनेस शुरू करना मतलब आपने समझा, बिजनेस कभी शुरू करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हाँ 1-2 महीने लगेंगे, सारे प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, पेपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे लगा शायद 1-2 महीने लगेंगे स्टार्ट करने में। मैंने कहा ठीक है शुरू करते हैं। वो गए अपनी कार में एक डब्बा उठा के लाए, उन्होंने कहा वेलकम टू द बिजनेस। मैंने कहा अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया। कितना इन्वेस्टमेंट है? उन्होंने कहा $200 का इन्वेस्टमेंट है। और फ्रैंकली $200 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी उस टाइम, क्योंकि कोई खर्चे ही नहीं थे। तो मैंने $200 दिए और बिजनेस साइन कर दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या बिजनेस है, क्या करना है, क्या होगा, पर यह था कि अंदर से कुछ भूख थी कि कुछ और करना है। अपने जॉब के अलावा अपना टाइम, एक्स्ट्रा टाइम यूज करने के लिए, वीकेंड्स यूज करने के लिए मैं कुछ करना चाहता था और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं 1.5-2 महीना वहां पर था। मैंने सिस्टम देखा, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, टेप्स सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा, पर बिजनेस में करना क्या ये कोई आइडिया नहीं था। इस बीच मेरा जो रूममेट था गणेश, वो वापस इंडिया आ गया और वापस आके चेन्नई जाके उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा ऐसा बिजनेस है। उसके पेरेंट्स ने तो बिल्कुल उसका लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, क्योंकि इतना डांटा उसको कि तुझे वहां पे हमने इसलिए भेजा था, तूने इतनी पढ़ाई की है, तुझे तो नासा का साइंटिस्ट बनना है और तू ये क्या साबुन बेचेगा क्या? और वो बहुत डर गया। उसने हमें कॉल किया कि मेरी मम्मी ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी अगर मैंने बिजनेस किया। तो हमने उसे कहा देख यार, इतनी जल्दी कोई नहीं मरता है, तू चिंता मत कर, तू स्टार्ट कर। और उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं कर सकता। और मैं वापस आ गया इस बीच में 2 महीने बाद। मैंने कहा तू स्टार्ट नहीं करेगा तो मुझे और ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरह से मैं दीपक के अंडर स्पॉन्सर हो गया। दीपक चौधरी मेरे अपलाइन बन गए फॉर्चुनेटली। और अनफॉर्चुनेटली मेरा रूममेट जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लाया, जिसने मेरी जिंदगी बदली, वो उसका रास्ता बदल गया और उसने एमएस किया और अब वो यूएस में जॉब कर रहा है। फिर एनीवेज पहली बार मैं किट लेने गया एमवे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। किट भी खुद ही लेना था क्योंकि अपलाइन तो यूएस में थे। और जब किट लेने गया तो पहली बार प्रोडक्ट देखा। अब तक प्रोडक्ट ही नहीं पता था। ये पता था बिजनेस बहुत अच्छा है, पर प्रोडक्ट नहीं पता था। सोच सकते हैं आप कितना इग्नोरेंट था। तो जब 420 का वो कपड़े धोने के लिए हमारा डिटर्जेंट है 420 रुपए का, मैं तो ऑलमोस्ट गिर गया, क्योंकि 420 रुपए के तो अंकुर गुप्ता के घर में बर्तन भी नहीं थे। 420 रुपए का बर्तन धोने का साबुन मतलब क्या करेंगे उसका? हमारे यहाँ मेड कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी साफ करती थी, कभी नहीं करती थी। 320 रुपए का फर्श पोछने का साबुन। हमें लगा इसका भी क्या करेंगे। खैर लगा ये तो नहीं चलेगा, ये हम कर नहीं सकते। सिर्फ 6-7 प्रोडक्ट्स थे कुछ साल पहले। अब प्रोडक्ट लाइन बहुत एक्सपैंड हो गई है, छोटे साइजेस आ गए हैं, सैशेज आ गए हैं 5-5 रुपए के भी। और तब ऐसा नहीं था, तब प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, इसलिए लोग बहुत डरते थे बिजनेस करने में कुछ साल पहले। शायद आप में से भी कुछ लोग इसलिए डर रहे हो कि अरे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, पर बहुत बदल गया प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही अमेजिंग है अब तो। खैर तो लेकिन डर लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर बैठ के रोज टीवी देखेंगे, उससे अच्छा है कुछ किया जाए। और मैं किट लेके आ गया और किट लाके मैंने अपने घर पे रखा। हमारे जो काम वाली आती है उसको दिया। हमारे यहाँ साउथ में एक बहुत फेमस बर्तन धोने का साबुन आता है, सबीना। हमारी मेड बोलती है भैया आप सबीना लाके दो। और मैंने कहा ये सबीना क्या होता है? बोलती है वो सबसे अच्छा बर्तन धोने का साबुन होता है। मैंने कहा बॉस ऐसा है, हमारी मर्सिडीज तो ये प्रोडक्ट से आने वाली है, क्या तो तुम जॉब रख लो या तुम प्रोडक्ट रख लो। तो उसको जबरदस्ती प्रोडक्ट यूज कराना शुरू किया और वो जो चीज 6 महीने चलती थी वो 1 महीने में खत्म कर देती थी। तो खूब पीवी होता था, तो बहुत बढ़िया था। अभी हमारे यहाँ ओपन मीटिंग होती है बैंगलोर में, एक मीटिंग हर हफ्ते हम ये सिस्टम अरेंज करता है, जिसमें आप जाते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और मैं भी उसमें जाता था, सूट पहन के, टाई पहन के, शार्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और बिजनेस की कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को प्लान दिखाता था, बिजनेस दिखाता था। मैं 1 घंटा उनको दिखाता ये बिजनेस कैसे चलेगा, वो 2 घंटा मुझे दिखाते थे कि कैसे नहीं चलेगा। और मुझे कहते थे कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो 1 घंटा 2 घंटा भाषण सुनना पड़ता था उनसे। और फिर कहते थे जब तुम 50,000 रुपए कमाओगे तब आना, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो खैर वो तो भूल गए, इतनी लंबी लिस्ट है उनकी कि कभी याद भी नहीं किया उनको। लेकिन हर बार मीटिंग में जाते थे और 0%, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, बेचने का तो सवाल ही नहीं है। हमारी इज्जत खराब होती थी बेचने में। तो बड़ा स्टेटस प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट तो हम नहीं बेच सकते, बिजनेस दिखा सकते हैं पर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो वॉल्यूम 0, क्योंकि बिजनेस में हमारे पैसा तो प्रोडक्ट मूवमेंट से आता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं या बेचते हैं, दोनों ही नहीं था, ना यूजेज था ना रिटेल था। तो 0, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम एक्साइटेड बहुत थे, फायर्ड अप। हर बार मीटिंग में जाते थे, फायर्ड अप होने में क्या दिक्कत है, पैसे नहीं आ रहे तो क्या हुआ। पर हर बार जाते थे, प्लान दिखाते थे, कोई स्पॉन्सर नहीं होता था, फायर्ड अप दिखाते रहे। फिर मेरा एक क्लासमेट था आईआईटी का, उसको मैंने बिजनेस दिखाया। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा आईआईटी से, और रतीश वाही। और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली जब उसने कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे विश्वास ही नहीं हो कि ये स्टार्ट होने को तैयार है। खैर उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अब 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 शार्प लोग, वेल ड्रेस्ड, यंग, ओपन मीटिंग में जाते हैं, फायर्ड अप। कितना पैसा कमाते हैं? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट यूज नहीं करते, दोनों प्रोडक्ट बेचते नहीं है, और दोनों को मजा बहुत आ रहा है, तो फायर्ड अप, एक्साइटेड। आप समझ लो कैसा बिजनेस है।
कोई बिजनेसमैन दुनिया में इस तरह बिजनेस नहीं कर सकता जिस तरह हमारा। जितनी गलतियां आप इस बिजनेस में कर सकते हो और जितना ये बिजनेस आपको माफ करेगा, दुनिया का कोई बिजनेस आपको उतना माफ नहीं करेगा, है ना। आप एक दुकान खोल के देखो और 2 महीना 3 महीना 4 महीना कुछ भी मत करो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते उस बिजनेस में। हमारा ही बिजनेस है जहां पर इतनी बेवकूफियां करके हम जैसे लोग सर्वाइव कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। खैर, अभी लिस्ट तो हमारे पास थी नहीं। देखिए, हम लोग तो नॉर्थ इंडिया से, हम लोग थे बैंगलोर में, जानते किसी को थे नहीं। मेरा कोई क्लासमेट इंडिया में नहीं था। मैं और रतीश और हमारे बाकी सारे क्लासमेट्स यूएस चले गए थे। हम दोनों ही थे बैंगलोर में, सिर्फ इंडिया में। तो हम ना क्लासमेट्स को जानते थे ज्यादा, ना किसी को जानते थे, तो हमारी लिस्ट ही नहीं थी। तो हमारे पास एक ही तरीका था, हम नए लोगों से मिलते थे, उनको बिजनेस दिखाते थे, क्योंकि ना रिलेटिव्स थे ना नेबर्स थे, कोई भी नहीं। और जो बाकी नेबर्स थे वो भाषा नहीं समझते थे, वो कन्नड़ा बोलते थे, हम इंग्लिश हिंदी बोलते थे, तो बड़ा गड़बड़ मामला था। खैर, रतीश एक बार अपने घर जा रहा था लुधियाना, दिल्ली से लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहा था और उसके पास में एक सज्जन बैठे थे। हमें तो आदत थी लोगों से बात करने की कि भाई हमें तो लोग ढूंढने अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो चूड़ियां पहन के आप घर पे बैठ जाएं या फिर कुछ करें उसके बारे में। तो हम कुछ कर रहे थे उसके बारे में, तो हम लोगों से बात कर रहे थे। तो ट्रेन में रतीश ने बात की अपने पड़ोस में जो बैठे थे सीट पे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। पर उनके बगल में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने गर्दन निकालने कहा कि क्या बिजनेस है। रतीश ने कहा अभी तो नहीं बता सकता, मैं लुधियाना से वापस आ रहा हूं और एक मीटिंग कर रहा हूं, अपनी वाइफ को लेकर आ जाइए। वो बहुत बड़े बिल्डर थे, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे अपने करियर में और अपनी वाइफ के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। रतीश जब वापस आए तो रतीश ने अपलाइन से बोर्ड लिया और पहली बार बोर्ड पे प्लान दिखाया। दीपक चौधरी इंडिया आए हुए थे एक शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, और रतीश ने पहली बार प्लान दिखाया। बुलाया 10-12 लोग वो था, कोई नहीं आया, सिर्फ ये कपल आया था। रतीश ने प्लान दिखाया, प्लान के बाद एक कपल बोलता है हम स्टार्ट करने को तैयार हैं। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। आज समझ लो, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कोई स्टार्ट भी करता है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये थी कि बहस करेगा और बोलेगा नहीं चलता है। तो उसने कहा कि हम स्टार्ट करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा हम स्टार्ट करने को तैयार हैं। तो रतीश ने फटाफट दीपक चौधरी को कॉल किया, दीपक ये तो स्टार्ट होने को तैयार है, क्या करूं। दीपक ने कहा यार चेक ले लो। तो रतीश कहता है यही तो प्रॉब्लम है, चेक नहीं वो कैश दे रहे हैं। अरे तो कैश ले लो, स्टार्ट करो। और हमारे पास ना फॉर्म था ना कुछ था, हमने उनको स्टार्ट कराया, रतीश ने स्टार्ट कराया। बैंगलोर आके हमने उनका किट शिप किया और किट अपने आप पहुंचा। बहुत शार्प कपल था। जब आपको इस बिजनेस में कोई ग्रो करने वाला आदमी मिलेगा तो वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, ना लेफ्ट ना राइट, वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस कपल ने अपना किट खुद खोला, खुद सीखा और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपने काका मामा चाचा नाना नानी भाई बहन सबको स्पॉन्सर कर दिया, पूरा खानदान एलओएस में। तो अभी अंकुर गुप्ता और रतीश भाई 0% से सीधे 9% पे आ गए। फायर्ड अप। पर चेक कितना आ रहा है, एक ही लगे ना। पर फायर्ड अप, अभी 9% हो गए ना, और क्या चाहिए, सब चलता है बिजनेस। अभी भी स्टेज पे जाते हैं एक्साइटेड, पैसे नहीं आ रहे हैं। पर देखो एक्साइटमेंट और फायर्ड अप ना पैसे पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है कि आप कल कितना पैसा कमाने वाले हो, है ना। तो वो होप थी हमारे पास कि एक दिन हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। आज नहीं तो क्या हुआ, एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। और वो होप बहुत बड़ी होप है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको अपने इनकम को डबल करने की होप है क्या अगले 1 साल में। ज्यादातर लोगों को होप भी नहीं है कि वो होगा। अगर आप अपने बॉस से पूछे मैं अपनी सैलरी डबल करना चाहता हूं, कब तक होगी, वो बोलेगा यार मुझे नहीं पता मेरी कब होगी, तुझे क्या बताऊं। तो वहां होप ही नहीं है, यहां पर होप तो है ना। तो वो होप थी कि हम एक दिन बहुत सक्सेसफुल जरूर होंगे इस बिजनेस में। और वहां से बिजनेस आगे खिसकने लग गया धीरे धीरे। मैंने रतीश ने मुझे एक बिहेवियरल डेवलपमेंट का कोर्स था, उसमें वो ज्वाइन करने के लिए कहा 3 दिन का। और वहां पर इतने सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे, एक कोर्स था वो 3 दिन का और बहुत सारे लोग थे। जैसे ही मैं वहां गया मेरी तो आंखें चुंधिया गई, इतने सारे लोग, वाह अब तो हो गए डायमंड। और मैंने वहां पर लोगों से मिला, कई लोगों से मिला। वहां पर मेरा एक दोस्त बना मोहसिन खान, और मोहसिन को मैंने बिजनेस दिखाया और मोहसिन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और इनफैक्ट रतीश हमारा पहला प्लैटिनम ले गए, मोहसिन और उनकी वाइफ हमारा 2nd प्लैटिनम ले गए। और उसके बाद उसी कोर्स से मैं अपने घर, हमारा घर काफी दूर था, तो अपने स्कूटर पे लिफ्ट देता था मैं एक और दोस्त को, उनका नाम था कमलेश। और मैंने उनको बिजनेस दिखाया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो हमारे 3rd एमरल्ड लेग हो गए बेसिकली। अभी हुआ ऐसा कि रतीश ने दिल्ली में जिनको स्पॉन्सर किया था उन्होंने किसी और को स्पॉन्सर किया, किसी और को स्पॉन्सर किया, और उनकी बेटी से रतीश की शादी हो गई। तो रतीश की शादी, रतीश को वाइफ अपनी बिजनेस से मिली, समझ लीजिए कैटलॉग से मिली ऑलमोस्ट। हमारे 2nd प्लैटिनम लगे मोहसिन ने एक लड़की को स्पॉन्सर किया, सुमाया ने अपनी बहन उमाया को स्पॉन्सर किया और मोहसिन और उमाया की शादी हो गई। तो उनको भी अपनी बीवी कैटलॉग से मिली। मुझे कैटलॉग से नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली है, इसलिए तो मैंने अपने एक और दोस्त को प्लान दिखाया जो मेरे साथ फ्रांस गया था। उसने कहा नहीं
दिस इज नॉट फॉर मी, ये मैं नहीं करना चाहता। और उसने मुझे एक और दोस्त का रेफरेंस दिया जो कोचीन में था, उसको मैं कोचीन गया प्लान दिखाने के लिए, और उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उसने कहा मैं थोड़े टाइम बाद बैंगलोर मूव करूंगा तब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और 8-10 महीने बाद वो बैंगलोर आ गया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। पर बिजनेस स्टार्ट करने के थोड़े दिन बाद ही फैमिली में सिचुएशन आ गई, फिर वो यूके चला गया, फिर यूएस चला गया, सारी दुनिया घूमने के बाद वापस बैंगलोर आया 2005 में, और उसकी शादी हो गई थी तब तक, गौरव और दिव्या, और वो हमारा 4th प्लैटिनम लेग हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े हैं, वर्ल्ड वाइड स्केल करते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस यूएस में सारे लेग्स के थ्रू, और हमें बहुत मजा आ रहा था बेसिकली बिजनेस में। आपको सोचना ये है, आपको ये नहीं देखना है कि आप आज कहां पर हैं। अगर आप ये समझ लेंगे कि आप कहां जा सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, है ना। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जब आपको फेलियर मिल रहा होगा, जब लोग आपको मना कर रहे होंगे, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक सिस्टम है, और वही सिस्टम है जिससे ये सेमिनार है। और अगर आप ये टेप सुन रहे हैं तो टेप है, और ये सपोर्ट सिस्टम आपको जिंदा रखेगा, क्योंकि हम कन्वेंशनल बिजनेसमैन नहीं है, हमने कभी ना सुना ही नहीं था अपनी लाइफ में, तो हमें सपोर्ट चाहिए था। अगर हमें सपोर्ट ना होता, हेल्प ना होती, तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते थे कभी इस बिजनेस में। 2004 तक ऐसा हुआ कि मेरी और तरु की हमारी पार्ट टाइम इनकम इस बिजनेस से, अपने जॉब से 2 या 3 गुना हो गई थी। और 2004 में हमने डिसाइड किया कि अब जॉब की जरूरत नहीं है, और बहुत बड़ी रिटायरमेंट पार्टी दी, और अब मैं और तरु दोनों हम लोग घर पे रहते हैं। हमारा 2.5 साल का एक बेटा है, और बहुत मजा आ रहा है। लाइफ इज अनबिलीवेबली गुड, है ना। इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरह से प्रोडक्ट लाइंस एक्सपैंड हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम देखें आज से 8 साल 7 साल पहले जो प्रोडक्ट्स थे और जो आज थे, बिजनेस बिल्कुल बदल चुका है। आज से 7 साल बाद आप फिर भी नहीं पहचान पाएंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि फिर बिल्कुल बदल चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि आज इस बिजनेस के लिए कौन काम करेगा। जो आज काम करेगा वो 7 साल बाद उसका फायदा उठा सकता है ना। तो मेरी वाइफ और मैं, हम लोग इक्वल पार्टनर्स हैं अपने बिजनेस में। इनफैक्ट तरु के आने से, जब तरु हमारी शादी हुई तो मैं ऑलरेडी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में था, और तरु के आने से मेरे बिजनेस की स्पीड इनफैक्ट कई गुना बढ़ गई। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तरु में बहुत कॉमन सेंस है, बहुत ज्यादा समझ है इस बिजनेस की, और बहुत अच्छी, बहुत जल्दी लोगों से रिलेशनशिप बनाने की कैपेबिलिटी है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पार्ट तरु से सुने, और फिर हम बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम तरु है, और मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंकुर और मैं परफेक्ट मैच है। हमारी पूरी बात सुनिए, हमारी पर्सनालिटी एकदम एक्सट्रीम ऑपोजिट है। जितना आपने अंकुर से सुना, मेरी लाइफ इसकी एक्सट्रीम ऑपोजिट थी। मैं बताती हूँ कैसे। बहुत लोग यहाँ बैठ के सोच रहे होंगे, शायद आप में से जो पहली बार आए हैं, कि ये बिजनेस शायद उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अचीवर्स रहे हैं अपनी लाइफ में, जो बहुत बड़े ड्रीमर्स रहे हैं, जिनकी एस्पिरेशंस बहुत अच्छी रही हैं, या जो बहुत अच्छी सेल्फ इमेज के साथ बड़े हुए हैं और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है। इट डजंट मैटर कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस बिजनेस में क्या रहा है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल अलग था। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, में थे, अभी 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं, और मदर हाउस वाइफ हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, और मैरिड हैं, बॉम्बे में रहती हैं, उनके हस्बैंड IIT से हैं वो भी। और मेरा एक छोटा ब्रदर है, उसकी वाइफ दोनों होटल इंडस्ट्री से हैं, और वो यूके में सेटल्ड हैं, और मैं बीच में हूँ। तो मेरी पूरी फैमिली प्रीटी मच इंजीनियर्स की फैमिली है। तो मेरे फादर भी चाहते थे कि हम तीनों बच्चे इंजीनियरिंग में जाएं, जो नहीं हुआ। तीनों ने अपने अपने लिए अलग अलग प्रोफेशंस चुने। तो दूसरी ऑप्शन थी कि लड़कियों के लिए हस्बैंड्स इंजीनियर्स ढूंढ दिए जाएं। तो मेरे पापा भी मेरे लिए IIT का लड़का ढूंढ रहे थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे उन्होंने बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू हमारी शादी हुई। और मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी। करियर ओरिएंटेड में मैंने MBA किया HR में। मैं ओबरॉय होटल्स में जॉब करती थी, और जब मैं पढ़ रही थी तो बेसिकली मैंने ऐसी लाइन चुनी थी, मैं चाहती थी मैं जॉब करूं, करियर ओरिएंटेड थी। पेरेंट्स ने बहुत अच्छी लाइफ दी, लेकिन मैं देखती थी हर 4 साल में ट्रांसफर होता है, नए स्कूल, नए फ्रेंड्स, नया एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से शादी की तो लाइफ कंफर्टेबल तो जरूर होगी, पर मैं अपना करियर नहीं बना पाऊंगी। मैं किसी बड़े सिटी में सेटल होना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर छोटे सिटी में गई तो सिर्फ शायद टीचिंग ही एक प्रोफेशन रहेगा जो मैं कर पाऊं, और MBA करके मैं वो तो नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए इसकी वजह से मैं करियर बनाना चाहती थी। तो IIT का लड़का ढूंढ रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहे थे, और मैं चाहती थी बैंगलोर या पुणे जैसे किसी बड़े सिटी में सेटल हो जाऊं। तो वही हुआ। और लेकिन जब
जब मैं सोचती हूँ कि करियर ओरिएंटेड सोचती थी, लेकिन मैंने 5-6 साल से आगे कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड थिंकिंग थी, ज्यादा लंबा विजन नहीं था। सिर्फ लगता था कि ठीक है, कुछ साल जॉब करेंगे, उसके बाद क्या, उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। और बिल्कुल भी ड्रीमर नहीं थी, बस इससे ज्यादा लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। अंकुर से जब मिले तो तब पहली बार ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम्स क्या होते हैं, बड़ी एम्बिशन क्या होती है लाइफ में, पहली बार वो देखने को मिला अंकुर के एसोसिएशन में आके। अंकुर तो ऑलरेडी, जैसे उन्होंने बताया, सिल्वर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में थे उस समय और पूरी तरह से ब्रिज सिस्टम में थे, एम्बिशियस पहले से ही थे। तो हम लोग की शादी और एंगेजमेंट में कुछ 8 महीने का गैप था। उस समय मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपोजर हुआ पूरा बिजनेस में। तो पहली बार जब हम लोग की बात होती थी तो अंकुर ने सबसे पहला जो मेरा ड्रीम बनना शुरू हुआ, अंकुर एक घर के बारे में बात करते थे, ड्रीम हाउस। सबके आपके घरों में आपके फ्रिज वगैरह पे पिक्चर्स होंगी, तो अंकुर के दिमाग में वो कैसा घर चाहते हैं उसकी पिक्चर एकदम क्लियर थी। आप लोगों ने, कितने लोगों ने शांति सीरियल देखा है? दूरदर्शन पे आता था बहुत साल पहले। मैं स्कूल में थी, मुझे याद है, स्कूल से वापस आते थे तो सबसे पहले खाने की प्लेट लेके वो सीरियल देखने बैठते थे। तो अंकुर बोलते थे कि मुझे शांति मैंशन, मुझे वो घर बनाना है। तो मैं इमेजिन करती थी, अरे वाह, वो घर तो काफी अच्छा था, उसमें एक इंडोर स्विमिंग पूल होगा, उसमें 4-5 कार खड़ी करने का गैराज होगा, सर्कुलर ड्राइववे होगा। तो वो मुझे इतनी डिटेल में घर समझाते थे कि मुझे ऐसा घर चाहिए। तो मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे लगता था कि अंकुर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी जॉब है, यूएस इतना जाते रहते हैं, तो जो शायद डॉलर्स बचते हैं उससे ये घर बनेगा। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि जितने भी लोग शॉर्ट ट्रिप के लिए यूएस जाते हैं और डॉलर्स बचाते हैं, उससे आप एक एक्सपेंसिव बाथटब तो लगा सकते हैं बाथरूम में, पर स्विमिंग पूल वाला घर नहीं बना सकते। और रियलिटी यही है। देखिए, हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो लोग हमारे साथ हैं, सबको यही करते हुए देखते हैं। बहुत ज्यादा ड्रीम रहता है, लगता है कि हाँ जाएंगे, ऑन साइड जाएंगे, पैसे कमाएंगे और उस पैसे से एक टाइम के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं। जैसे सब लोग क्या करते हैं, अगर बैंगलोर में आपको अच्छा फ्लैट भी खरीदना है तो 45-50 लाख का आता है, तो आप जो भी पैसे बचा के आप शायद 20 लाख का डाउन पेमेंट दे देंगे, 30 लाख का ईएमआई ले लेंगे। या तो फिर आप जब एक अच्छी ट्रिप के बाद जो भी अपने पैसे बचाए वापस आएंगे तो आपकी छोटी गाड़ी थोड़ी बड़ी गाड़ी में बदल जाएगी। लेकिन आप इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क ये है कि वो इनकम वन टाइम इनकम है, उसमें कैश फ्लो कुछ नहीं है, पर मंथ आने वाली कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। तो ये बात मुझे उस समय समझ में नहीं आई थी। ये तो था जो हम लोग मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स की बात करते थे। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अंकुर बात करते थे कि वो बोलते थे एक परफेक्ट मैरिज होना चाहिए। हमें रोल मॉडल बनना है दूसरों के लिए, रोल मॉडल बनना है, परफेक्ट बेटा होना चाहिए, परफेक्ट बहू बनना है, परफेक्ट बहन भाई का एग्जाम्पल, परफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो मुझे लगता था कौन 24 ईयर ओल्ड ऐसा है जो, और अंकुर बोलते थे कि जिस सोसाइटी ने हमें इतना दिया है, हमें उस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हम दोनों बराबर एज के हैं। मैंने अपने किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को, जो मेरी एसोसिएशन थी, मैंने किसी को इस डायरेक्शन में सोचते हुए ही नहीं देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, सब अपने बारे में सोच रहे थे, उसके आगे तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे। और तीसरी चीज जो अंकुर मुझे बोला करते थे, वो बोलते थे यंग रिच एंड फ्री, जो हमारी टेप का टाइटल भी था। लेकिन कुछ साल इस बिजनेस में हार्ड वर्क करने के बाद यंग रिच एंड फ्री तीनों चीजें हमारे लिए भी पॉसिबल हो गई, और वो हर किसी के लिए पॉसिबल है। तो ऐसे मेरी इस बिजनेस में एंट्री हुई। और शादी से कुछ पहले मैं अपने एक ऑफिस के काम से 2 वीक के लिए बैंगलोर आई, और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ और इमेजिन किया था। अंकुर तो कोर आईबीओ थे, 6:30 शार्प मेरे को मेरे ऑफिस से पिकअप करते थे और 10:30 तक अपने साथ सारी मीटिंग्स में लेके जाते थे। उसके बाद डिनर करके वापस फ्लाइट पे ड्रॉप करके आते थे। तो बहुत फोकस थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और आप सोच सकते हैं, जो कपल कोटिंग कर रहा हो उस समय भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब फोकस काफी क्लियर है। और उस समय मैं अंकुर के साथ सभी मीटिंग्स में गई। उसके टाइम पे मैंने होम मीटिंग, ओपन मीटिंग सब अटेंड किया। इनफैक्ट उस समय हमारे अपलाइन डीडीसी जो है मणिपाल रेड्डी, वो भी बैंगलोर आए हुए थे, मैंने उनका एक सेमिनार देखा। और डबल डायमंड कुमार शिवरामकृष्णन, उनका भी एक सेमिनार देखा। तो मेरा बैंगलोर का 2 वीक्स का स्टे बहुत ज्यादा इवेंटफुल था। जब मैं वहां पर थी, मुझे सब चीज अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली एक चीज कंपेयर कर रही थी। मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ी, मैंने अच्छी डिग्री ली, मैं अच्छी जगह जॉब करती थी, और मेरे सारे फ्रेंड्स भी वैसे ही थे। लेकिन मैं एक बड़ा डिफरेंस देख रही थी कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सबका रूटीन, मेरे को सिर्फ 2 साल, तब तक से 1-1.5 साल ही हुआ था जॉब करते हुए, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, हम सब मंडे टू सैटरडे काम करते थे, कुछ और नहीं करते थे। सैटरडे रात को पार्टी करते थे, और संडे को देर से सो के उठते थे, बाकी घर जो भी काम होता है पेंडिंग वो करते थे, और मंडे से सैटरडे फिर से एक रूटीन लाइफ चालू हो गई थी।
तो कॉलेज से फ्रेश निकले हुए, लेस देन 2 years एक्सपीरियंस, हम लोग ऑलरेडी एक रट सिस्टम में आ गए थे। तो मुझे लगता था कि मैंने कंपैरिजन देखा, क्योंकि मैं बैंगलोर में देख रही थी, अंकुर के साथ जितने भी लोग थे सब 22 से 25 की एज ब्रैकेट में थे। सबकी डिग्री, सबके कॉलेजेस मेरे कॉलेज से बेटर थे, सब आईआईटी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के थे। सबके जॉब्स मेरे और मेरे फ्रेंड्स के जॉब से ज्यादा पेइंग जॉब्स थे। और उसके बाद भी उन सबकी एक डायरेक्शन थी लाइफ में, सबका एक ऑलरेडी एक गोल था, उनके पास गोल था, उनके पास ड्रीम था, और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो ऑलरेडी फ्यूचर का व्हीकल भी चूज कर चुके थे। तो मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट लगा कि वही 24 साल के लोग यहाँ हैं, वही 24 साल के लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, लेकिन एक डायरेक्शन का फर्क है। वहां एक मीनिंगलेस लाइफ बस जा रही थी, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। और यहाँ पे और ये लोग जितने भी लोग थे सब हर इवनिंग अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे थे। तो मैंने एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बैंगलोर में सब देखा, उसके बाद मैं वापस चली गई और वापस जाके मैंने किसी को नहीं बताया कि अंकुर बिजनेस में है। मैंने सबको बताया कि मैंने वहां क्या मजे किए, क्या जो भी मुझे अच्छा लगा सब बताया, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा कि अंकुर बिजनेस में है। क्यों? बिजनेस के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सेल्फ इमेज में थी। मेरे को लगता था कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, जो लोग दो ही तरह के लोग अटेंशन से नहीं डरते, दो तरह के बच्चे। जब मैं मतलब बड़ी हो रही थी, आई वॉज वेरी शाय। ऐसा नहीं था कि अंकुर की तरह स्टेज फियर, मतलब उनको स्टेज फियर नहीं है, ही वाज इनटू डिबेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और मैं एकदम ऑपोजिट थी। कोई ग्रुप एक्टिविटी में भी शायद किनारे पे चले जाओ जिससे कोई देख ना सके, वो मेरी पर्सनालिटी थी। तो मुझे एकदम अलग था। तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि जो दो तरह के बच्चे होते हैं ना, एक होते हैं कि जिनको अटेंशन मिलती है, वो जीनियस होते हैं, बिल्कुल एक्सेल करते हैं जहां भी वो कर रहे होते हैं, तो सब लोग उनका एग्जाम्पल्स देते हैं। अंकुर उस कैटेगरी में थे। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जो बहुत बदमाश होते हैं, इसलिए वो नोटिसेबल होते हैं, तो मैं उसमें भी नहीं थी। तो दोनों में मुझे अटेंशन की आदत नहीं थी। और आप कुछ भी चीज जो सोसाइटी, जो आप भीड़ से अलग हटके करते हैं, उसमें आपको अटेंशन मिलता है। तो इसी वजह से मैं किसी को बता ही नहीं पाई कि बताना नहीं चाहती थी कि अंकुर बिजनेस में है। और मुझे इससे ज्यादा अंकुर ने मेरे को दो चीजें बोली। उन्होंने बोला कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इट टेक्स गट्स एंड अ वेरी गुड सेल्फ इमेज। और जो भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो कभी भी किसी की ओपिनियन की चिंता नहीं करते। कोई भी सक्सेसफुल आदमी चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, अगर आप अपने स्पाउस से बिल्कुल अलग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ब्रिट एसोसिएशन में रहेंगे, और अगर लेडीज, अगर आप मेरे जैसे हैं कि ड्रीमर भी नहीं थे, और लेकिन इस एसोसिएशन में रहेंगे और हस्बैंड के सबमिशन में रहेंगे, तो चलते चलते आपको ड्रीम भी मिल जाएगा, रीजन भी मिल जाएगा। तो ब्रिट सिस्टम में बहुत पावर है, आपकी पर्सनैलिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, क्योंकि वो मैंने अपने साथ खुद ही देखा है। फिर उसके बाद हम लोग की जब शादी हो गई, मैं शादी के बाद बैंगलोर वापस आई। और एक्चुअली इससे पहले एक बहुत टर्निंग पॉइंट मेरा कुछ और ही था। टर्निंग पॉइंट, हम लोग की शादी से 1 महीने पहले बॉम्बे में एक एफईडी हो रहा था। नवंबर 2000 में मैंने एक एफईडी अटेंड किया, और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत डिफिकल्ट था उसमें आना। पर अंकुर ने मुझे एक चीज बोली कि अगर तुम वहां पे नहीं आओगी तो हमारा बिजनेस 1 साल पीछे हो जाएगा। मैंने अंकुर का कमिटमेंट देखा था बिजनेस में, तो मुझे लगता था कि मेरी वजह से कैसे बिजनेस पीछे हो सकता है। तो किसी तरह पेरेंट्स को मनाया और मैं बॉम्बे आ गई। और वहां मैंने पहली बार मेरा फेथ लेवल आया बिजनेस में, और मेरे को मैंने बिग पिक्चर देखा इस बिजनेस का। एफईडी हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और उस फंक्शन से मुझे कुछ 2-3 चीजें बहुत क्लियरली याद है। पहली चीज जो मैंने देखी, बहुत सारे लोग थे, अंकुर तब तक सिल्वर क्वालिफाई कर चुके थे। मैंने देखा हजारों की लाइन लगी हुई है, पर उसके बाद भी लेडीज और जेंट्स की कोई अलग क्यू नहीं थी। लेडीज बहुत कंफर्टेबल थी, कोई स्मोक नहीं कर रहा था, कोई ड्रंक नहीं था, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी। और यूपी में अगर लड़कियां थिएटर नहीं जाती हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। तो मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि किसी ऐसी जगह इंडिया में जहां इतनी बड़ी गैदरिंग हो, इतना ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। तो मेरे को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा पहले। और उसके बाद जब फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो मुझे 3 कपल्स याद हैं जिन्हें मैंने स्टेज पे देखा, कांति एंड लता गाला, कुलीन मीना देसाई एंड कुमार एंड अंजलि। तो मैं बताती हूँ मुझे क्या चीज याद है। मुझे उन लेडीज के, मुझे उनकी ड्रेसेस याद हैं, मुझे उनके हैंडबैग्स याद हैं, मुझे उनकी ज्वेलरी याद है, मुझे उनके सैंडल्स भी याद हैं। मुझे वो सब देख के सिर्फ ये समझ में आया कि जिस लाइफस्टाइल की बात अंकुर करते हैं, वो लाइफस्टाइल ऑलरेडी जो लोग स्टेज पे खड़े हैं ले चुके हैं। तो इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियलिटी जो हमारे लिए भी थोड़े दिन में हो जाएगी। पहली चीज मुझे वो समझ में आई। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली अपील की, वो ये थी जिस तरह से स्पीकर्स ने अपनी वाइफ्स को स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया। जब कांति जी ने लता जी को बुलाया, कुली जी ने मीना जी को बुलाया,
और कुमार ने, जिन इन 3 लोगों का मुझे याद है, जिस तरह उन्होंने अपनी वाइफ को ब्रिंग अप किया, मैं सिर्फ एक चीज सोची थी, कितने लोग हैं जो 10-15 साल से ऊपर जिनकी शादी को हो गए हो, और वो इतने सारे हजारों के लोग की संख्या में लोग बैठे हैं और वहां पे इतनी तारीफ करके अपनी वाइफ को बुलाएंगे स्टेज पे। मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे लगा अगर इनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। और जो एफईडी से मुझे यही याद है। और तीसरा फेथ, बिल्कुल सिंपल है। एफईडी उतने बड़े फंक्शन में ये फेथ आ जाता है कि अगर इतने लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अपील की वो ये थी, कांति जी ने बात की थी वर्टिकल अलाइनमेंट की। हम अपने बिजनेस में सिखाते हैं कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी गॉड है, उसके बाद आपके स्पाउस है, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपका जॉब है और फिर आपका बिजनेस है। तो मुझे लगा जो आदमी करोड़पति है, मल्टी मिलियनेयर है, अगर वो इतनी चीजें लाइफ में हासिल कर चुका है क्योंकि उसने डिसीजन इस प्रायोरिटी में लिए हैं, तो इस बिजनेस के साथ लाइफ सिर्फ सही डायरेक्शन में जा सकती है और कहीं नहीं जा सकती। मुझे वो चीज बिल्कुल दिल में बैठ गई क्योंकि मुझे लगा यही सही ऑर्डर है। यही हम जब बड़े होते हैं यही देखते हुए बड़े होते हैं, लेकिन शायद कभी कभी करियर और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। और उसके बाद मैं शादी के बाद बैंगलोर आ गई और उस समय कुछ डिसीजंस लेने पड़े हमें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो हुआ। पहली चीज थी, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि मैंने जॉब छोड़ा। ये डिसीजन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स होते हैं, लेकिन कई बार जो वो सोचते हैं और जो हम सोचते हैं दोनों में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फर्क है। मेरे पेरेंट्स ने एफईडी नहीं देखा था, मेरे पेरेंट्स ने बैंगलोर का कोई फंक्शन नहीं देखा था, उन्हें बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उनका सिर्फ ये क्वेश्चन था कि बिजनेस के लिए जॉब क्यों छोड़नी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे एस्पिरेशंस कुछ अलग हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार इट्स ओके टू टेक दैट डिसीजन बिकॉज एक्सपोजर सेम नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग ने अपनी लाइफ शुरू की तो कुछ छोटे छोटे डिसीजंस लिए जिनकी वजह से हमने अपना फोकस क्लियर रखा बिजनेस में। जैसे मैं आपको कुछ छोटे एग्जांपल्स बताती हूँ। हम लोग जब अपना घर सेट कर रहे थे, हम टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ये लोग सब लोग नॉर्मली खरीदते हैं। मैंने किसी का घर नहीं देखा था जिसके यहाँ टीवी नहीं होता, पर हम अपने बिजनेस में बोलते हैं नो पीवी ऑन टीवी। तो अंकुर बहुत क्लियर थे दिमाग में कि हमारे घर में टीवी नहीं आना है, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि टीवी नहीं आना है। तो हम गए शॉप पे आराम से, और अंकुर ने बहुत स्मार्टली, ब्रिज सिस्टम में थे, बहुत स्मार्टली मेरे को बोला कि देखो तुम्हें 6 to 11 तो हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, 11 o'clock के बाद या तो हम बात कर सकते हैं या तो हम टीवी देख सकते हैं, कौन सा टीवी चाहिए? मैं कहा नहीं चाहिए। तो डिसीजन खत्म। और दूसरी चॉइस उन्होंने दी कि देखो या तो अभी टीवी ले लो या कुछ साल बाद होम थिएटर सिस्टम ले लो, चॉइस तुम्हारी है। तो इट वॉज अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चीजें आज के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं ताकि बाद में स्टाइल में कर सके, अच्छे से कर सके, रिवॉर्डेड फील करके कर सकें। और फिर दूसरा ऐसे ही हुआ कि बैंगलोर में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लोग वीकेंड टू वीकेंड, हर सैटरडे संडे, ज्यादातर महीने में 1-2 बार तो जरूर वेकेशंस के लिए जाते हैं। ऊटी है, कोडाईकनाल है, कूर्ग है, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं पास में जहाँ पे लोग वर्किंग कपल सैटरडे संडे अक्सर चले जाते हैं। तो कभी उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता था। तो अंकुर मेरे को हमेशा बोलते थे तुम्हें ये ऊटी कोडाईकनाल जाना है या यूरोप, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जाना है, चॉइस इज योर्स, तुम्हें कौन सी वेकेशन चाहिए? तो हमने वो वेकेशन पोस्टपोन की। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने शादी के 6-7 साल हो गए हैं और हर फ्री ट्रिप होता है, लीडरशिप सेमिनार, एएलएस होता है, हम लोग हर एएलएस में गए हैं, इसलिए बिकॉज हमने छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा। और मैं दोनों तरह की वेकेशन में फर्क बताती हूँ। हम लोग अगर अंकुर शादी के पहले तो मेरे पास पासपोर्ट था पर उस पर कोई वीजा नहीं था, तो मेरा सारा ट्रैवल जो है शादी के बाद ही स्टार्ट हुआ। पर मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जब मैं अंकुर अक्सर ट्रैवल करते थे, यूएस जाते थे, बहुत जगह जाते थे। पहली बात वो अकेले जाते थे, मैं नहीं जाती थी। तो दूसरों को बताने में तो अच्छा लगता है कि हस्बैंड यूएस गए हुए हैं, लेकिन अपने आप तो बहुत बोर होता है घर में। और एक ट्रिप पे मैं अंकुर के साथ गई थी और मॉर्निंग से इवनिंग, हम लोग सिंगापुर गए थे, मॉर्निंग से इवनिंग अंकुर कॉन्फ्रेंस में रहते थे और मैं पूल साइड पे बैठ के अच्छे होटल में अकेले बैठ के किताब पढ़ती थी। तो मैंने वो ट्रिप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं की क्योंकि हमने कुछ भी नहीं देखा। और उसी साल से हमने एएलएस पे जाना शुरू किया। जब हम एएलएस पे गए, कोई काम नहीं, टोटल फन और ट्रीट्स यू वर्ल्ड क्लास, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होटल्स में रहे, कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं, कोई राइट साइड मेन्यू पे खाने का प्राइस नहीं देखना, वी स्टेड इन द बेस्ट होटल्स। जिस भी सिटी में हम जहां पे लेके गई है, हम हर जगह बेस्ट होटल्स में रहे, बिल्कुल बेस्ट ट्रीटमेंट मिला। तो मैंने बहुत बड़ा उसमें भी कॉन्ट्रास्ट देखा। और इसलिए क्योंकि कुछ सैक्रिफाइसेस इनिशियली किए थे। और ऐसे ही हम लोग पेरेंट्स के साथ बहुत सारे टाइम पे जब बिजनेस कर रहे होते हैं, तो स्पेशली हम लोग नॉर्थ से हैं और हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, तो ट्रैवल करना, पेरेंट्स के पास हर फेस्टिवल पे जाना पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारी होली दिवाली पे हम नहीं गए, लेकिन
गिल्टी भी फीलिंग होती थी कभी कभी, लेकिन अभी जब पेरेंट्स आते हैं हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं तो हम उनको, इनफैक्ट जब फैमिली ट्रिप हुआ था पटाया के लिए, हम अपने पेरेंट्स को साथ में लेके, अंकुर के पेरेंट्स को साथ में लेके गए थे. इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस, उनको इतना मजा आया. अभी भी पेरेंट्स आते हैं तो जो भी हम पहले नहीं कर पाए जब हम एग्रेसिवली बिजनेस बिल्ड कर सकते थे, आज हम अच्छे स्टाइल से उनको वापस दे पा रहे हैं. वो लोग आते हैं तो हम वेकेशन प्लान करके कहीं चले जाते हैं. तो जो भी चीज हम पहले नहीं कर पाए, सेम चीज बच्चों के लिए. पहले हमने एमरल्ड तक तो बिना, एमरल्ड के बाद ही हमारा बेटा हुआ था, तो कभी कभी मदर्स को बहुत गिल्टी फीलिंग आती है कि बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, ये वो. मैं आपको सिर्फ एक चीज, अपने, मेरा बेटा सिर्फ 2.5 साल का है, लेकिन छोटे से बच्चे इतना सिखा देते हैं उनको. बच्चों को क्वांटिटी टाइम, वो आपको सारे दिन देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बच्चे आपके, आप उनके साथ उनको अनडिवाइडेड 1 घंटा भी दे दो, उनका काम हो जाता है. तो आप कभी भी लेडीज, जो भी मदर्स यहाँ पे बैठे हैं, कभी टेंशन में बिजनेस नहीं बिल्ड करो कि बिजनेस में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम. आप 1 घंटा दे दो, बच्चा पूरे दिन खुश रहता है. उसे भी नहीं चाहिए कि सारे दिन आप उसके साथ रहो, उनको भी थोड़ी स्पेस चाहिए. और देखिए, जो भी हमने किया, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ. कुछ हमने मटेरियलिस्टिक, हमें रिवॉर्ड्स मिले, और जैसे हम बैंगलोर में एक और डिस्ट्रैक्शन था, ईएमआई पे, लोन पे घर लेना, लोन पे कार लेना. हम लोगों ने वो भी थोड़े दिन तक पोस्टपोन किया. जब हमारा बेटा हुआ उसके 2 दिन पहले हमने शेवरोले ऑप्ट्रा खरीदी, कैश डाउन 9 lakhs की, 3 years बैक, विच वॉज अ गुड थिंग, क्योंकि हर कुछ आजकल ईएमआई पे आता है. वी डिडंट वांट टू डू दैट. तो हमारे सर पे कोई लोन नहीं है, कोई डेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. और बिजनेस ठीक तरह से बिल्ड किया तो अंकुर रिटायर हो सके. और जब बेटा होने वाला था तो अंकुर को पेटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा, मुझे मैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा. बोथ ऑफ अस रियली एंजॉय. हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बेटे को खुद बड़ा कर पा रहे हैं, उसके साथ टाइम दे पा रहे हैं. और एक चीज पेरेंट्स के साथ, मैं फैमिली के लिए, अगर आपकी फैमिली आपके साथ बिजनेस में है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बिजनेस में हम यूनिटी सिखाते हैं, बिजनेस में हम सबमिशन सिखाते हैं. अंकुर का सिर्फ एक छोटा भाई है, और छोटा भाई और उसकी वाइफ, वो हमारे साथ बिजनेस में है, बैंगलोर में ही रहते हैं. तो इनके पेरेंट्स, ये लोग 2 भाई हैं. आप ये सोचिए, 2 डॉटर इन लॉ एकदम साथ में मिलके रहते हैं, कोई ईगो क्लैशेस नहीं, कोई फाइट नहीं, क्योंकि वो हमारा 5th लेग है, फाइट तो हो ही नहीं सकती. तो पेरेंट्स के लिए देखिए कितनी अच्छी चीज है, क्योंकि फैमिली यूनाइटेड है. नहीं तो आज जहां पे भी सब लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, अग्रेसिव हैं, सबकी लाइफ्स कुछ साल में अलग अलग हो जाती हैं. आप सोच के देखिए, 4 लोग, 4 वर्किंग इंडिविजुअल्स. मैं आपको अपना नॉर्मल स्नैपशॉट बताती हूँ. अगर मतलब हम बहुत थैंकफुल है कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया. अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो हमारी लाइफ, टिपिकल कपल की लाइफ ऐसे होती. आप दोनों वर्किंग हो, आप 9 to 6, आप बिल्कुल रोज 9 to 9 ही हो जाता है. हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है. आप एक पॉश अपार्टमेंट में, आप बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले लेते हो, 2 कार्स रख लेते हो, और आप दोनों उस पे ईएमआई पे करते हो. अगर बिजनेस नहीं किया होता, हमारे साथ भी यही हुआ होता. और मैं बोलती हूँ करियर ओरिएंटेड थी और जॉब करना चाहती थी, लेकिन अगर ये सेकंड केस होता तो जॉब करना मेरी मजबूरी होती, मेरी चॉइस नहीं होती, मेरी एम्बिशन नहीं होती. क्योंकि जब आप एक लाइफस्टाइल के यूज्ड टू हो जाते हो, आप उससे कम नहीं रह सकते. और अगर सर पे हमारे ईएमआई होता, बिकॉज हमने एक बड़ी कार और एक फ्लैट लिया हुआ होता, तो मेरी जॉब पे 15 साल का कमिटमेंट होता. क्योंकि एक आदमी की सैलरी से घर होता है और सेविंग्स होती हैं, और एक आदमी की सैलरी से ईएमआई पे होता है. तो थैंक गॉड दैट हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि हम इस पूरे झमेले से बाहर हैं. कोई ईएमआई नहीं, कोई टेंशन नहीं, आई हैव अ चॉइस. अंकुर को भी इनफैक्ट चॉइस मिल गई, लेकिन आई थिंक लेडीज के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं हो. तो मुझे वो मेरी लाइफ से वो टेंशन बिल्कुल दूर है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम दिस बिजनेस. तो हमने मतलब हम दोनों ने बिजनेस साथ में बिल्ड करना बहुत एंजॉय किया है. सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमने ये बिजनेस ऐसे टाइम पे किया है जब हम फाइनेंशियली कंफर्टेबल थे. हमें कोई अपेरेंट जरूरत नहीं थी बिजनेस करने की, और उसके बाद भी बिजनेस किया, और कोई भी कंपेलिंग नीड नहीं थी कि करना ही करना है, इसके बिना लाइफ नहीं चल रही. लेकिन बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, और कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है. तो हमने भी छोटे छोटे डिसीजन जो नॉर्मल लोग नहीं ले पाते वो लिए हैं. इसलिए फ्रॉम एन एवरेज लाइफ वी हैव मूव्ड ऑन टू अ ग्रेट लाइफ. आई एंजॉय टॉकिंग टू यू. बैक टू अंकुर. वंडरफुल, ऑसम, थैंक यू. जब मैं बिजनेस लोगों को दिखाता हूं, और आप भी जब दिखाते होंगे, मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी है, स्टेटस प्रॉब्लम. आपने देखा है, हम इतना बड़ा हम करते हैं, इतना पैसा कमाते, इतना बड़ा पोस्ट पे हम ये बिजनेस नहीं कर सकते. स्टेटस प्रॉब्लम. तो एक बार जब मुझे कोई बोलता है ना कि हमने इतना पढ़ाई, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है, आप इतने सक्सेसफुल थे अपने करियर में, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ये बिजनेस तो कोई जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया है या जो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं था वो भी कर सकता था. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पर वो ये लोग बात नहीं समझ पाते
कि जो पैकेज इस बिजनेस में है वो पैकेज आपको कहीं नहीं मिल सकता। कॉर्पोरेट लाइफ में मैं बहुत पैसा कमा सकता था पर फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल सकता था साथ में। कॉर्पोरेट लाइफ में आप हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके नाम के आगे जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, पर आपको जानने वाले आपके ऑफिस के सिर्फ 100 लोग या आपके आस पड़ोस के पड़ोसी या आपके रिश्तेदार ही हैं सिर्फ, और उसके अलावा कोई नहीं जानता है आपको। इस बिजनेस में आज हम जहां जाते हैं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां हम किसी को नहीं जानते और लोग हमसे आके हमसे मिलते हैं। रिकग्निशन इस बिजनेस से जितना आपको मिल सकता है, जितना फेम मिल सकता है, उतना आपको कहीं नहीं मिल सकता। वो अनबिलीवेबल है। जितना पीस ऑफ माइंड मिल सकता है इस बिजनेस के थ्रू वो नहीं मिल सकता। आप पैसा बहुत कमा सकते हैं पर रोज रात को आपको ठीक से नींद आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं है। पर हमारे बिजनेस में अगर आपने सॉलिड बिजनेस बिल्ड किया है तो आप पीसफुली सो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनकम आप पे डिपेंडेंट नहीं है ना। एक बार एक गांव में 3 आदमी जा रहे थे, एक लाइन में चल रहे थे, एक के आगे एक के आगे, और सर पे एक बहुत बड़ा पेड़ का तना लेके घूम रहे थे। पसीना आ रहा है, थके हुए हैं, हाँफ रहे हैं, बिल्कुल गिरने वाले हैं। एक आदमी ने रोक के पूछा, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? तो वो बोले, बड़ी थोड़ी देर रुके, बड़े मुश्किल से रुके, इतना भारी तना था। बोले हम गांव में रहते थे, पास में एक नदी थी, नदी में बाढ़ आ गई और जब बाढ़ आई तो हमारा गांव पूरा डूबने लग गया, सब लोग डूब गए। हमने बड़ी मुश्किल से पेड़ का तना काटा, उसकी नाव बनाई और तीनों उसमें बैठकर हम बच गए। ये नाव के कारण ही हम बच पाए, इस पेड़ के कारण। अगर ये ना होता तो हम मर जाते। तो हम अब इतने आभारी हैं इस पेड़ के, इस नाव के, कि हमने डिसाइड किया कि जिंदगी भर से अपने सर पे लेके घूमेंगे। समझदारी की बात है क्या? लेकिन हम और आप ऐसा कर रहे हैं बहुत लोग। अरे हम 10 साल जॉब कर चुके हैं, हमने बहुत बड़ी डिग्री ली है और अब हम उसके इतने आभारी हैं कि हम जिंदगी भर सिर्फ वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। समझदारी की बात नहीं है ना। तो हम रोज रोते रहते हैं कि अरे पैसा नहीं है, हम रोज रोते रहते हैं अरे फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हम रोज रोते रहते हैं अरे बहुत टेंशन है, हम रोते रहते हैं हमें बीमारियां होने लगी हैं, हमें नींद नहीं आती रात को, पर हम उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा, एक आदमी अपने दोस्त के घर गया, वहां पर बैठा तो दोस्त से बात ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है, कू कू रोए जा रहा है, जोर जोर से रो रहा है। दोस्त ने पूछा, भाई क्या हो गया, ये कुत्ता क्यों रो रहा है तुम्हारा? बोले और उसको वो कील पे बैठा है इसलिए रो रहा है। बोले अरे उठ क्यों नहीं जाता? बोलता इतनी जोर से नहीं चुभ रही कि उठ जाए। तो बहुत सारे लोगों का हम में से यही हाल है, हम कील पे बैठे हैं पर उठना नहीं चाहते। जब इतनी चुभेगी कि ज्यादा दर्द होगा तब उठेंगे। तो होपफुली भगवान की आप पे दया हुई तो दर्द जोर से आज ही हो जाएगा और आप उठ जाएंगे और कुछ करेंगे, है ना। पर डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, और किसी की चिंता किए बिना डिसीजन लीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। लाइफ में कोई कुछ भी अचीव नहीं कर पाया दूसरों के कहने से। आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। शायद ये बिजनेस आपकी जिंदगी वैसी बदल दे जैसे इसने हमारी बदली है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एंड बैक टू आवर होस्ट।